हेलो फ्रेंड्स, माई सेल्फ डॉक्टर अमित गुप्ता, आस्था होम्योपैथिक क्लिनिक सतरिक रोड चिन्हाट से मैं आप सभी का अपने यूट्यूब चैनल डॉक्टर अमित गुप्ता होम्योपैथिक ट्रीटमेंट पे बहुत बहुत स्वागत करता हूं। आप सभी को हॉस्पिटल एंड क्लिनिकल फार्मेसी के अंतर्गत आज हम फार्मेसी और हॉस्पिटल क्या है, फार्मेसी क्या है, इसके बारे में बताना चाहते हैं। तो सबसे पहले देखते हैं कि इसकी डिफिनीसन क्या होती है। तो द प्रैक्टिस ऑफ फार्मेसी within the hospital under the supervision of a professional pharmacist is known as hospital pharmacy। यानी कि अगर हॉस्पिटल फार्मेसी को जाना जाए कि हॉस्पिटल फार्मेसी क्या होती है, तो हॉस्पिटल फार्मेसी एक प्रैक्टिस है। प्रैक्टिस मतलब एक अभ्यास है। विदिन द हॉस्पिटल अंडर द सुपरविजन ऑफ ए प्रोफेशनल फार्मासिस्ट, एक प्रोफेशनल फार्मासिस्ट के अंडर में हम जो है जब हम प्रैक्टिस करते हैं तो और उसके सुपरविजन में, तो हम उसे कहते हैं कि हॉस्पिटल फार्मेसी। ओके, अब हम देखते हैं कि फंक्शन ऑफ हॉस्पिटल फार्मेसी क्या होता है। फंक्शन ऑफ हॉस्पिटल फार्मेसी की बात अगर हम करते हैं दोस्तों, तो हॉस्पिटल का फंक्शन क्या क्या होता है। नंबर एक देखते हैं फॉर कॉस्ट ऑफ डिमांड, ठीक है, फॉर कॉस्ट ऑफ डिमांड। दूसरा देखते हैं सिलेक्शन ऑफ रिलायबल सप्लायर्स, ठीक है, मतलब कि उन लोगों का भी सिलेक्शन करना है जो रिलायबल सप्लायर्स हों हॉस्पिटल में, क्योंकि सप्लाई की भी ज़रूरत होगी, दवाओं की सप्लाई की ज़रूरत होगी, मेडिकल, नॉन क्लिनिकल, क्लिनिकल, उसके अलावा और भी साफ सफाई के लिए भी तमाम टाइप के प्रोडक्ट की ज़रूरत होगी और उसकी सप्लाई की ज़रूरत होगी। लैब के लिए लैब इंस्ट्रूमेंट की ज़रूरत होगी और एमआरआई के लिए एमआरआई इंस्ट्रूमेंट, एक्सरे के लिए एक्सरे फिल्म की, इसी तरीके से ब्लड बैंक के लिए ब्लड की ज़रूरत होगी। इसके अलावा ब्लड को कैप्चर करने के लिए आपका जो सेंटर बनाया जाता है उसके लिए ज़रूरत होगी। तो डिफरेंट सारी चीज़ों की सप्लाई, तो सिलेक्शन ऑफ रिलायबल सप्लाई मतलब कि हमें उनका सिलेक्शन करना है जो रिलायबल सप्लायर हो, मतलब जिनके अंतर्गत जो है आप सप्लाई सही से और पूरी अच्छी तरीके से सप्लाई को वो कंप्लीट कर पाएँ। ओके, अगला देखते हैं प्रिस्क्राइबिंग स्पेसिफिकेशन ऑफ रिक्वायर्ड मेडिकेंट, मतलब कि स्पेशल टाइप का जो मेडिकेंट है उसका भी रिक्वायरमेंट पूरा करने वाला भी होना चाहिए। अगला देखते हैं मैन्युफैक्चरिंग ऑफ स्टेराइल एंड नॉन स्टेराइल प्रिपरेशन, मतलब उन चीज़ों का जो कि स्टेराइल हैं और नॉन स्टेराइल प्रिपरेशंस हैं उनका भी क्या है, हमें क्या करना चाहिए, होना चाहिए, वहाँ पर मैन्युफैक्चरिंग होना चाहिए। मेंटेनेंस ऑफ मैन्युफैक्चरिंग रिकॉर्ड जो भी होगा उसको भी हमें क्या करना है कि मेंटेनेंस उसका करना है। क्वालिटी कंट्रोल करना है ऑफ परचेज और मैन्युफैक्चर्ड प्रोडक्ट, जो भी मैन्युफैक्चर्ड प्रोडक्ट हों उनका, या फिर जो है क्वालिटी कंट्रोल, जो भी प्रोडक्ट बनाए जाते हैं उन पे इस चीज़ की बहुत ज़्यादा विशेष तरीके से ध्यान देना है। क्वालिटी कंट्रोल ऑफ परचेज्ड और मैन्युफैक्चर्ड प्रोडक्ट। अगला देखते हैं डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ मेडिकेशन इन वार्ड, मतलब कि जो मेडिसिन है दोस्तों, इसका जो है कैसे कैसे वार्ड में, डिफरेंट वार्ड्स में कैसे डिस्ट्रीब्यूशन किया जाए, इस पर भी विशेषतर हम ध्यान देते हैं। अगला देखते हैं क्या है डिस्पेंसिंग ऑफ मेडिकेशन टू द आउट पेशेंट। जो हमने बताया था आउट पेशेंट और इन पेशेंट क्या होते हैं। देखिए, आउट पेशेंट वो होते हैं जो ओपीडी के लिए आते हैं और चले जाते हैं, लेकिन इन पेशेंट क्या हैं कि जो है हमारे यहाँ जो एडमिट होते हैं, ठीक है, उनको। तो डिस्पेंसिंग फॉर मेडिकेशन टू द आउट पेशेंट, जो आउट पेशेंट हैं उनके लिए मेडिकेशन की व्यवस्था करना। अगले तरीके से देखते हैं, अगला हम देखते हैं आपका फंक्शन ड्रग इन्फॉर्मेशन सोर्स इन हॉस्पिटल। ड्रग इन्फॉर्मेशन सोर्स इन हॉस्पिटल, यानी कि ड्रग का जो इन्फॉर्मेशन है उसके सोर्स के बारे में हमें बिल्कुल विधिवत रूप से पता होना चाहिए हॉस्पिटल में। अगला देखते हैं सेंटर फॉर यूटिलाइजेशन स्टडीज, सेंटर फॉर ड्रग यूटिलाइजेशन, ड्रग का कैसे यूटिलिटी किया जाए, कैसे यूज किया जाए, इसके बारे में हमें स्टडी करना होता है। इसके साथ साथ इम्प्लीमेंट
रिकमेंडेशंस ऑफ फार्मेसी एंड थेरापेटिक कमेटी। देखिए तमाम टाइप का जो कमेटी होती है उसको भी इम्प्लीमेंट करना, उसके पावर को, उसकी बातों को रखना और उसके जो भी योजनाएं हैं उसको सुनियोजित ढंग से आपको जो है कमेटी की जो थेरापेटिक जो है कमेटी के द्वारा जो गठित की गई है उन चीज़ों उनके मापदंडों पर खरा उतरना। इसके साथ साथ देखते हैं पेशेंट की काउंसलिंग बहुत ज़रूरी है बेटा। पेशेंट की काउंसलिंग, तमाम ऐसे पेशेंट होते हैं जो आउटडोर के पेशेंट होते हैं, उनकी काउंसलिंग हमें करनी होती है। तमाम इनडोर के भी पेशेंट होते हैं, तमाम लोग ऐसे होते हैं जो आते हैं हॉस्पिटल में और मान लीजिए हार्ट डिजीज़ से सफ़र कर रहे हैं, तो उनकी काउंसलिंग करनी बहुत ज़रूरी होती है कि नहीं, आप घबराना नहीं चाहिए, आप ठीक हो जाएंगे, कोई दिक्कत नहीं, ऐसी कोई बात नहीं है। तो इस हिसाब से पेशेंट को काउंसलिंग और पॉजिटिव एटीट्यूड रख करके आपको उनसे बात करना होगा, जिससे आपको वो ट्रीटमेंट में आपको हेल्प भी करेंगे। अगला देखते हैं मेंटेन लाइजन बिटवीन द मेडिकल एंड नर्सिंग एंड द पेशेंट। देखिए लाइजनिंग एक अच्छी होनी चाहिए, आपकी जो भी लाइजनिंग होनी चाहिए, जो भी आपसी में आपस सामंजस्य होना चाहिए। मेंटेन लाइजेंस बिटवीन द मेडिकल नर्सिंग एंड द पेशेंट, मतलब कि चाहे वो मेडिकल स्टाफ हो, चाहे वो आपका नर्सिंग स्टाफ हो, चाहे वो फार्मासिस्ट हो, डॉक्टर हो, नर्स हो और पेशेंट हो, इनके बीच में एक अच्छी लाइजनिंग आपकी होनी चाहिए, एक अच्छा आपका संबंध होना चाहिए। इससे क्या होता है, एक अच्छी लाइजनिंग होने से आपको हमेशा जो है पॉजिटिव फीलिंग लगेगी। एक तो अच्छा संबंध होगा तो आप हर चीज़ को, हर स्टेप को, पेशेंट के बारे में क्लिनिकल एंड नॉन क्लिनिकल चीज़ जो भी होगा उन चीज़ों के बारे में आप अच्छे से डिस्कस कर पाएंगे और अपने पेशेंट को वहाँ तक सारी बातों को अवगत करा पाएंगे, जिससे पेशेंट भी पॉजिटिव फीलिंग करेगा। ठीक है ना। तो मेडिकल लाइजनिंग बहुत ज़रूरी है, आपसी सामंजस्य जिसको कह सकते हैं नर्स के बीच में, मेडिकल स्टाफ के बीच में और पेशेंट के बीच में। तो ये आपने आज देखा कि हॉस्पिटल फार्मेसी क्या है और हॉस्पिटल फार्मेसी की डिफिनीशन क्या है। बहुत इंपॉर्टेंट है फंक्शन ऑफ द हॉस्पिटल फार्मेसी। आप सभी को जो है हम जो इस चीज़ की तैयारी करा रहे हैं हॉस्पिटल एंड क्लिनिकल फार्मेसी की, इसके अंतर्गत ये बार बार क्वेश्चन पूछा गया है फंक्शन ऑफ हॉस्पिटल फार्मेसी और उसके डेफिनीशन क्या है। तो अभी आपको पता चल गया कि अगर देखा जाए प्रैक्टिस ऑफ फार्मेसी विद इन द हॉस्पिटल, अगर हॉस्पिटल में प्रैक्टिस किया जाए अंडर द सुपरविजन ऑफ ए प्रोफेशनल फार्मासिस्ट इज नोन एज हॉस्पिटल फार्मेसी। और हॉस्पिटल फार्मेसी के आप सभी को हमने कुछ फंक्शन को बताया। इसके आगे हम देखते हैं ऑब्जेक्टिव ऑफ हॉस्पिटल फार्मेसी। क्या क्या ऑब्जेक्टिव हैं हॉस्पिटल फार्मेसी के, हॉस्पिटल फार्मेसी के क्या क्या ऑब्जेक्टिव हैं, तो हम उसको देख लेते हैं एक एक करके। देखिए सबसे पहले टू प्रोफेशनलाइज, देखिए प्रोफेशनल तरीके की बात करते हैं हम, टू प्रोफेशनलाइज द फंक्शनिंग ऑफ फार्मास्यूटिकल सर्विस इन हॉस्पिटल। मतलब कि पहला अगर ऑब्जेक्टिव देखें तो प्रोफेशनल तरीके से फंक्शन करना चाहिए, जो भी फार्मास्यूटिकल सर्विसेज हैं हॉस्पिटल में उसको एकदम प्रोफेशनली सर्विस होना चाहिए। ठीक है। अगला देखते हैं टू इंश्योर अवेलेबिलिटी ऑफ रिक्वायर्ड मेडिकेशन एट एन अफोर्डेबल कास्ट ऑफ द रिक्वायर्ड टाइम। देखिए सबसे पहली बात यह है कि इस चीज़ को सुनिश्चित करना चाहिए कि जो भी मेडिकेशन है, दवाइयाँ हैं, वो एक अफोर्डेबल प्राइस पर हमको और हमारे पेशेंट को मिले। अफोर्डेबल मतलब कि एक ऐसा, मतलब कह सकते हैं एक ऐसा प्राइस हो जो पेशेंट को खले भी ना और वो उसका पे कर ले, है ना, पेशेंट को खले भी ना और उसका पेमेंट वो कर ले। तो क्या है, टू इंश्योर, ये सुनिश्चित करना चाहिए अवेलेबिलिटी टू ऑफ ए रिक्वायर्ड मेडिकेशन एट अफोर्डेबल कास्ट टू रिक्वायर्ड टाइम। जो भी रिक्वायर्ड टाइम है, जिस टाइम भी पेशेंट को दवा की नीड है,
जिस टाइम भी पेशेंट की दवा को नीड है उस समय बिल्कुल एफोर्डेबल प्राइस पर पेशेंट को दवा मिल जाए। अगला देखते हैं टू प्लान, ऑर्गेनाइज एंड इम्प्लीमेंट द पॉलिसी ऑफ द फार्मेसी। देखिए जो भी पॉलिसीज बनाई जाए, जो भी प्लान क्रिएट किया जाए, जो भी सिस्टम से जो भी चीज़ें ऑर्गेनाइज की जाए, जो भी पॉलिसीज इम्प्लीमेंट किया जाए फार्मेसी को, उसको जो है उसके लिए एक प्लान ऑर्गेनाइजेशन जो है एक मतलब कहते हैं कि एक सुनिश्चित ढंग से उसको लागू किया जाए। टू परफॉर्म फंक्शन ऑफ मैनेजमेंट, अगला देखते हैं तीसरा चौथा पॉइंट देखते हैं टू परफॉर्म फंक्शन ऑफ मैनेजमेंट ऑफ मटेरियल परचेज स्टोरेज ऑफ इसेंशियल आइटम। मतलब कि टू परफॉर्म फंक्शन ऑफ मैनेजमेंट मटेरियल, जो भी मैनेजिंग स्किल्स हैं, मैनेजिंग स्किल्स के द्वारा जो भी मटेरियल का मैनेजमेंट किया जा रहा है, चाहे परचेजिंग के दौरान चाहे स्टोरेज के दौरान, जो भी इसेंशियल आइटम्स हैं उसके लिए अच्छे से मैनेजमेंट करना जरूरी है। अगला देखते हैं टू मेंटेन स्ट्रिक्ट इन्वेंट्री, टू मेंटेन स्ट्रिक्ट इन्वेंट्री ऑफ ऑल आइटम रिसीव्ड एंड इशू। एकदम स्ट्रिक्ट इन्वेंट्री होनी चाहिए, मतलब कि उसका रख रखाव, देखभाल और सुरक्षा से एक दृष्टिकोण से बहुत ही महत्वपूर्ण टू मेंटेन करना चाहिए स्ट्रिक्ट इन्वेंट्री ऑल आइटम रिसीव्ड एंड इशू। जो भी आइटम को आपको रिसीव किया जाए या जो भी आइटम को आपको क्या किया जाए, आपको इशू किया जाए हॉस्पिटल से, उन चीज़ों को आपको बहुत ही अच्छे तरीके से क्या है रिकॉर्ड को मेंटेन करना है। उससे क्या पता चलता है, उससे ये पता चलेगा कि कौन सा प्रोडक्ट हमारे पास है, कौन सा प्रोडक्ट नहीं है, किस प्रोडक्ट का डिमांड हमको भेजना है। ये हॉस्पिटल फार्मेसी में बहुत ही महत्वपूर्ण इसका ऑब्जेक्टिव है। अगला देखते हैं टू कंट्रोल द पेशेंट, मेडिकल स्टाफ, नर्स एंड अदर इन्वॉल्व्ड टू इन पेशेंट केयर। देखिए क्या करता है टू काउंसल द पेशेंट। देखिए आपको यहाँ पर क्या करना है टू काउंसल द पेशेंट, मेडिकल स्टाफ, नर्सेज एंड अदर इन्वॉल्व्ड इन पेशेंट के, जो भी लोग पेशेंट के केयर में लगे हुए हैं, चाहे वो डॉक्टर हो, चाहे वो पेशेंट हो, मेडिकल स्टाफ हो, नर्सेज हो, वो सबको उनको जो है पेशेंट केयर के लिए जो भी लगे हुए हैं उनकी काउंसलिंग भी होनी चाहिए। उनको जिम्मेदार भी आप तरीके से आप ठहरा सकते हैं और उनके लिए लगातार पेशेंट के हेल्थ के लिए उनको लगातार समय समय पर जो है अच्छी सी काउंसलिंग की जा सकती है और जिससे आपकी गुणवत्ता पॉजिटिव, आपके हॉस्पिटल्स की गुणवत्ता अच्छी निखर के आ सकती है। क्योंकि समय समय पर अगर आपके द्वारा तमाम प्रोग्राम, तमाम इस टाइप के अवेयरनेस प्रोग्राम, इस टाइप की अगर चीज़ें को कराई जाएगी और आपस में काफ़ी सामंजस्य, जैसा मैंने बताया कि एक दूसरे के बीच में रहेगा, तो जिसका रिजल्ट बहुत ही खूबसूरत आएगा। अगला देखते हैं बेटा कि ऑन यूज ऑफ ड्रग, पॉसिबल साइड इफेक्ट, टॉक्सिसिटी, एडवर्स इफेक्ट, ड्रग इंट्रैक्शन। देखिए अब उन्हीं मेडिकल स्टाफ, उन्हीं पेशेंट, उन्हीं नर्स को इसको ड्रग के यूज के बारे में आपको बताना है। आपको ड्रग के यूज के बारे में बताना है कि ड्रग कैसे यूज किया जाता है, इसके साथ साथ उस ड्रग का साइड इफेक्ट क्या होता है, उसकी टॉक्सिसिटी कितनी होती है, उसका कोई ड्रग का कोई एडवर्स इफेक्ट है कि नहीं है, इसी के साथ साथ ड्रग के आपस में क्या इंट्रैक्शंस हो सकते हैं कि क्या ऐसा तो नहीं है कि ये दवा हमने दे दिया तो इस दवा से कहीं नुकसान हो जा रहा है पेशेंट को, इस दवा से कहीं नुकसान तो नहीं हो रहा है पेशेंट को। तो हॉस्पिटल फार्मेसी ये चीज़ें इंश्योर करती है। अगला देखते हैं टू सर्व एज ए सोर्स इंफॉर्मेशन ऑफ द ड्रग यूटिलाइजेशन। देखिए ये हमें एक तरीके से जो भी सोर्स देता है जो ड्रग का यूटिलाइजेशन अच्छे से किया जाए। तो आप सभी को ऑब्जेक्टिव ऑफ हॉस्पिटल फार्मेसी को अभी मैंने डिस्कस किया। आगे देखते हैं कि अगला क्या है, टू मेंटेन ड्रग लार्ज स्मॉल वॉल्यूम पेरेंटल व्हिच इज क्रिटिकल यूज इन पेशेंट।
देखिए उन चीज़ को भी मैन्युफैक्चर करना है हमको जो लार्ज स्केल में ड्रग्स को या स्मॉल वॉल्यूम में, जो कि पेरेंटल व्हिच आर क्रिटिकल यूज इन पेशेंट, जो कि क्रिटिकल कंडीशंस में पेशेंट के लिए यूज किए जाते हैं। अगला देखते हैं, टू पार्टिसिपेट इन इम्प्लीमेंट इन डिसीजन ऑफ फार्मेसी एंड थेरापेटिक कमेटी। उस भी क्या टू पार्टिसिपेट इन द इम्प्लीमेंट ऑफ द डिसीजन फार्मेसी, वहाँ भी हमको पार्टिसिपेट करना है। जो भी इम्प्लीमेंट कोई भी डिसीजन हॉस्पिटल फार्मेसी के लिए दिया जाए या फिर थेरापेटिक कमेटी जो भी डिसीजन लेती है, वहाँ भी हमको पार्टिसिपेट करना होता है। अगला देखते हैं, टू ऑर्गेनाइज एंड पार्टिसिपेट रिसर्च प्रोग्राम एजुकेशनल प्रोग्राम। अभी मैंने आपको बताया था कि एजुकेशनल प्रोग्राम तमाम समय समय पर किए जाएं, तमाम ऐसे क्या बोलते हैं रिसर्च प्रोग्राम, तमाम ऐसा छोटी छोटी जो है सभाएं कर या छोटे छोटे हॉस्पिटल्स में समय समय पर जो भी मेडिसिन या जो भी चीज़ें नई चीज़ें आ रही हैं, उनकी चाहे ब्रांडिंग कह सकते हैं, चाहे ये कह सकते हैं उनके बारे में, उनके एडवर्स इफेक्ट के, उनकी टॉक्सिसिटी, उनका यूज़, उनका मिसयूज, उनके ड्रग इंट्रैक्शंस, इन सब के बारे में हमको बताया जाए। अगला देखते हैं बेटा कि टू इंगेज इन पब्लिक हेल्थ एक्टिविटीज़ इम्प्रूव एज द वेल बीइंग पॉपुलेशन। देखिए इसी तरीके से आप इंगेज कर सकते हैं पब्लिक एक्टिविटीज़ को भी, पब्लिक एक्टिविटीज़ में जिसकी वजह से इम्प्रूव द वेल बीइंग ऑफ पॉपुलेशन, मतलब जो पॉपुलेशन है उसको भी आप किसी तरीके से हेल्थ एक्टिविटीज़ के माध्यम से आप अवेयर कर सकते हैं, बता सकते हैं, इंगेज कर सकते हैं। अगला देखते हैं, टू इंटरेक्ट कारपोरेट एंड कोऑर्डिनेट विथ वेरियस अदर डिपार्टमेंट इन द हॉस्पिटल। देखिए इसी की वजह से आप टू इंटरेक्ट कर सकते हैं कारपोरेट एंड अदर, कोऑर्डिनेट विथ वेरियस एंड अदर डिपार्टमेंट ऑफ द हॉस्पिटल। जो हॉस्पिटल के कारपोरेट हैं, सेक्टर हैं, उनमें भी आपका कोऑर्डिनेशन हो सकता है। इसके अलावा तमाम वेरियस डिपार्टमेंट हैं हॉस्पिटल के, वहाँ भी आप इस चीज़ को इंटरेक्ट कर सकते हैं। तो ये आपके ऑब्जेक्टिव रहे। अगला देखते हैं आपको इंफ्रास्ट्रक्चर। इंफ्रास्ट्रक्चर कैसा होता है? अगर हम इंफ्रास्ट्रक्चर को देखते हैं तो लोकेशन इन द ग्राउंड फ्लोर आपको हमने बताया था, इसका लोकेशन जो है वो कहाँ होगा? लोकेशन इन द ग्राउंड फ्लोर आर इन फर्स्ट फ्लोर। ग्राउंड फ्लोर पे लोकेशन हो या तो फर्स्ट फ्लोर पर हो। दूसरा हमने बताया था सफिशिएंट स्पेस फॉर सीटिंग पेशेंट, पेशेंट को बैठने के लिए सफिशिएंट जगह की ज़रूरत है। तीसरा बताया मैंने वेटिंग रूम फॉर आउट पेशेंट, जो भी बाहर के पेशेंट आए उनके लिए वेटिंग रूम होना चाहिए। इट शुड बी कंटेन जो है एडुकेटिव पोस्टर ऑन हेल्थ हाइजीन एंड अदर लाइफ स्टाइल, मतलब कि इसके अलावा वेटिंग रूम अलग से पेशेंट आउट पेशेंट के लिए होना चाहिए। और वो जो वेटिंग रूम है उसमें तमाम एजुकेटिव पोस्टर्स लगे हुए रहने चाहिए। एजुकेटिव पोस्टर्स क्या देते हैं? कम से कम हेल्थ है, हाइजीन है, क्लीननेस है, दवाओं के बारे में है हमें। और इसके अलावा हमको जैसे हम जो है तमाम चीज़ों से, तमाम रोगों से बचने के लिए जो उपाय है और या प्रिवेंटिव जो है मेजर्स हैं, उनको हम जो है उससे लाभान्वित हों, देख करके, सोच करके, समझ करके और एक दूसरे को भी हम बताएं। तो इसलिए जो वेटिंग रूम है आउट पेशेंट के लिए, इट शुड बी कंटेन एजुकेटिव पोस्टर्स ऑन हेल्थ, मतलब कि हेल्थ को कैसे आप एजुकेशन के माध्यम से आप पोस्टर, बैनर और चार्ट, तमाम कुछ ऐसे स्थान पर छोटी सी टीवी लगाएं जहां पर कुछ एजुकेशन के बारे में, हेल्थ एजुकेशन के बारे में वहां पर बताता हो कि नीट एंड क्लीन कैसे रहें, हैंड वॉश कैसे करें, आपको कैसे आपको एक दूसरे से कम्युनिकेबल डिजीज़ में दूर रहना है, कैसे आपको नॉन कम्युनिकेबल डिजीज़ कैसे फैलता, इस टाइप से कुछ हल्की ऐसी चीज़ें बताए जिससे पेशेंट बोर भी ना हो, आउट पेशेंट जो है वो बैठे और देखे भी और पता लगे कि उसको हेल्थ और हाइजीन के बारे में नॉलेज हो रहा है, वहाँ पता चल रहा है। अगला देखते हैं ऑफिस ऑन द चीफ। ऑफिस जो है चीफ का होना चाहिए, इसके साथ साथ पैकेजिंग एंड लेबलिंग एरिया होना चाहिए, कोल्ड स्टोर एरिया होना चाहिए,
रिसर्च विंग होना चाहिए, फार्मेसी का स्टोर रूम, लाइब्रेरी, रेडियो आइसोटोप स्टोरेज एंड डिस्पेंसिंग एरिया अलग होने चाहिए, क्योंकि रेडियो आइसोटोप आप जानते हैं कि इससे जो हार्मफुल इफेक्ट होता है, तो ये भी अलग होना चाहिए। अगला देखते हैं कि फ्लो ऑफ मटेरियल। फ्लो ऑफ मटेरियल क्या है? व्हाट इज फ्लो ऑफ मटेरियल? अगर हम फ्लो ऑफ मटेरियल की बात करते हैं तो रिस्ट्रिक्यूशन आर एन इंडेंट। दूसरा क्या है? फॉर सप्लाई ऑफ मेडिसिन एंड अदर्स, मेंटेन इन्वेंट्री रिसीव्ड आइटम, और उसके बाद क्या है? डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ मेडिसिन टू आउट पेशेंट, आउटडोर पेशेंट एंड इंडोर पेशेंट। दो कैसे मटेरियल का हम फ्लो करें, फ्लो कैसे मटेरियल का होता है? देखिए, जो भी रिस्ट्रिक्यूशन है या फिर एन इंडेंट है जहाँ पर है, उसको सप्लाई करने के लिए फॉर सप्लाई ऑफ मेडिसिन एंड अदर आइटम, जो भी मेडिसिन की सप्लाई करना है उसके लिए हम मेंटेन आप रिसीव करते हैं आइटम्स को, और उसके बाद हम उसको डिस्ट्रीब्यूट करते हैं आउटडोर पेशेंट के लिए या इंडोर पेशेंट के लिए। लेकिन इन सभी के लिए आपको रिकॉर्ड के मेंटेन की आवश्यकता होती है। बिल्कुल आप एक रिकॉर्ड, अच्छे से हेल्थ का रिकॉर्ड बना करके रखें। अगला हम देखते हैं कि क्या फाइनेंसेस क्या है? फाइनेंसेस किसे कहते हैं? इसमें देखिए, प्राइमरी सोर्स चेंज रिसीव्ड फ्रॉम द पेशेंट। दूसरा क्या है? चार्ज रिसीव बाय द पेशेंट आर आइदर फुल्ली पेड बाय हिमसेल्फ आर थर्ड पार्टी। तीसरा क्या है? रिसर्च वर्क। चौथा क्या है? इन्वेस्टेड इंडोवेंट फंड्स, अदर टाइप ऑफ इन्वेस्टमेंट, गिफ्ट कंट्रीब्यूशन टुवर्ड्स द जनरल फंक्शन ऑफ एक्सपेंसेस। देखिए, फाइनेंसेस के अंतर्गत अगर देखा जाए तो प्राइमरी सोर्स जो भी चार्ज रिसीव किया जाता है, भाई पैसा कैसे आएगा, हॉस्पिटल चलेगा, तो प्राइमरी सोर्स यही है कि जो है आपको चार्ज जो भी रिसीव किया जा रहा है पेशेंट के द्वारा। और दूसरा क्या है? चार्ज रिसीव बाय द पेशेंट आर अदर फुल्ली पेड। चार्ज रिसीव बाय द पेशेंट, जो भी चार्ज रिसीव किया जा रहा है पेशेंट के द्वारा, आर आइदर फुल्ली पेड बाय हिमसेल्फ, उसके द्वारा स्वयं, और फ्रॉम थर्ड पार्टी। अगला क्या है? रिसर्च वर्क से भी जो कुछ भी आता है, फाइनेंशियल बैकग्राउंड आपका मजबूत हो रहा है। इन्वेस्टमेंट इंडोवेंट फंड, तमाम जो आपके पास फंड्स हैं उसको और जगह भी आप इन्वेस्ट कर सकते हैं। अदर टाइप ऑफ इन्वेस्टमेंट, तमाम अदर टाइप के हॉस्पिटल्स में इन्वेस्टमेंट आप कर सकते हैं। और गिफ्ट कंट्रीब्यूशन टुवर्ड्स द जनरल फंक्शन ऑफ एक्सपेंसेस, और इसी के साथ साथ जैसे कुछ गिफ्ट हैं, कंट्रीब्यूशंस हैं टुवर्ड्स जनरल फंक्शन ऑफ एक्सपेंसेस, यानी कि तमाम टाइप के आप अपनी ऑर्गेनाइजेशनल एक संस्था को जो है आप और डेवलप करने में कैसे कि तमाम प्रकार के आप प्रोग्राम करके, और उन डिफरेंट प्रोग्राम में जैसे कि नेशनल हेल्थ मिशन के अंतर्गत ही आप जा करके तमाम एड्स डे पे, फार्मेसी डे पे, या डिफरेंट टाइप के आपके डे पे वहाँ पर तमाम सेलिब्रिटी या फिर कह सकते हैं कि जो भी एमडी हैं, डायरेक्टर हैं, या फिर तमाम ऐसे सीएमओ हैं, MOIC है, इनको बुला करके आप रिप्रेजेंट कराइए अपने यहाँ डॉक्टरों से, अपने यहाँ नर्सों से, फार्मासिस्टों से, मेडिकल स्टाफ से, और उनको जो है स्पेशल टाइप के आप गिफ्ट या इस सब टाइप का, जिससे आपका कंट्रीब्यूशन आपका हेल्थ सेक्टर में सबसे ज़्यादा हो। ओके, आगे फिर हम देखते हैं दोस्तों कि रोल एंड रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ हॉस्पिटल फार्मासिस्ट, इंडोर फार्मासिस्ट। ठीक है, रोल एंड रिस्पॉन्सिबिलिटी, क्या रोल है, क्या रिस्पॉन्सिबिलिटी है ऑफ हॉस्पिटल फार्मासिस्ट का इंडोर फार्मासिस्ट। ठीक है, अब देखते हैं, सबसे पहले हम देखते हैं कि सेंट्रल डिस्पेंसिंग एरिया, और दूसरा देखते हैं पेशेंट केयर एरिया। दो एरिया होते हैं, एक तो सेंट्रल डिस्पेंसिंग एरिया, दूसरा जहाँ पर पेशेंट होता है वहाँ का एरिया। तो जो रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है हॉस्पिटल फार्मासिस्ट की, इंडोर पेशेंट, इंडोर जो भी एडमिटेड पेशेंट की बात हम कर रहे हैं, आप समझ रहे होंगे, इसके पहले की वीडियो में हमने बताया है आप सभी को कि इंडोर पेशेंट की बात की है।
तो सेंट्रल डिस्पेंसिंग एरिया, क्या बताया, सेंट्रल डिस्पेंसिंग एरिया में क्या है, टू इंश्योर दैट ऑल ड्रग आर स्टोर्ड डिस्पेंस्ड करेक्टली, मतलब कि ये इंश्योर, ये सुनिश्चित करना है कि सभी ड्रग को स्टोर किया गया है और डिस्पेंस किया गया है सही तरीके से। दूसरा देखते हैं, टू चेक द एक्यूरेसी ऑफ डोज प्रिपेयर्ड, मतलब वो भी चीज़ हमको चेक करना है कि टू चेक एक्यूरेसी ऑफ द डोज प्रिपेयर्ड, जो डोज को हमने प्रिपेयर किया है उसकी एक्यूरेसी कितनी है, ठीक है। अगला देखते हैं, मेंटेन प्रॉपर रिकॉर्ड, ये भी बहुत जरूरी है, मेंटेन प्रॉपर रिकॉर्ड बहुत जरूरी है, मेंटेन प्रॉपर रिकॉर्ड। अगला देखते हैं, प्रिपरेशन ऑफ द बिल्स, इसी तरीके से प्रिपरेशन ऑफ द बिल्स, जो बिल आप जो भी दवाइयों का बिल है जैसा भी है उसका प्रिपरेशन किया जाए और प्रॉपर मेंटेन रिकॉर्ड करना होता है पेशेंट का, वो बहुत ही जरूरी है, क्योंकि जब भी पेशेंट फिर हमें मतलब रिवाइज्ड होकर के आता है तो उसकी मेडिकल हिस्ट्री हमारे पास रहती है, तब हमें डॉक्टर को और जो है पेशेंट को एक दूसरे को काफ़ी कोरिलेट करने में ये बड़ा ही अच्छी अहम भूमिका अदा अपना करता है, जो प्रॉपर मेंटेन करते हैं जिस चीज़ का रिकॉर्ड का। अगला देखते हैं, कोऑर्डिनेट ओवरऑल फार्मास्यूटिकल नीड्स ऑफ द पेशेंट, मतलब कि जो भी फार्मास्यूटिकल नीड है पेशेंट की उसको ओवरऑल हम क्या करते हैं, कोऑर्डिनेट करते हैं। अगला क्या है, फार्म्ड पॉलिसीज एंड प्रोसीजर आर अलाउड, सारी पॉलिसीज और प्रोसीजर को अलाउड करते हैं। मेंटेन्ड प्रोफेशनल कॉम्पिटेंस, ठीक है। अगला देखते हैं, कम्युनिकेट विद द फार्मेसी स्टाफ, कम्युनिकेट विथ ऑल फार्मेसी स्टाफ, सभी फार्मेसी स्टाफ के साथ अच्छे तरीके से कम्युनिकेट होते हैं। अब अगला देखते हैं, ये तो आपका सेंट्रल डिस्पेंसिंग एरिया था। दूसरा देखते हैं, पेशेंट केयर एरिया में क्या होता है। देखिए, पेशेंट केयर एरिया में क्या होता है, नर्स होती है, स्टाफ नर्स जिसको कहते हैं। तो मेंटेन क्या है, अच्छे जो संबंध अगर आप बना के रखेंगे, मेंटेन लाइजन, अच्छी लाइजनिंग बना के रखेंगे आप किसके साथ में, पेशेंट केयर अगर हम कर रहे हैं, पेशेंट केयर एरिया में अच्छी लाइजनिंग किसके साथ बना के रखेंगे, नर्स के साथ, ठीक है। जो हॉस्पिटल फार्मेसी में फार्मासिस्ट है, इंडोर पेशेंट है, उसको अच्छी लाइजनिंग किसके साथ बना के रखनी होगी, नर्सेस के साथ में, जो मेंटेन लाइजन विद द नर्सेस। अगला देखते हैं, रिव्यूइंग ऑफ द ड्रग एडमिनिस्ट्रेशन, जो भी रिव्यू है उसको भी देखना होगा, ठीक है। ड्रग एडमिनिस्ट्रेशन का रिव्यू क्या हो रहा है। अगला देखते हैं, प्रोवाइड इंस्ट्रक्शन एंड असिस्टेंस टू द जूनियर फार्मासिस्ट, तो जो भी जूनियर फार्मासिस्ट हैं उनको जो है कैसे इंस्ट्रक्शंस देना है, कैसे असिस्ट करना है, कैसे आपको हैंडल करना है, ये सारी चीज़ें आपको देखनी है। अगला देखते हैं, डायरेक्ट पेशेंट एरिया। अगर डायरेक्ट पेशेंट एरिया आ रहा है, आप देखिए यहाँ पर डायरेक्ट पेशेंट, मतलब पेशेंट डायरेक्ट आ रहा है, तो क्या करना है। देखिए, नंबर 1 सबसे पहले आइडेंटिफिकेशन ऑफ ड्रग ब्रॉट इनटू द हॉस्पिटल, मतलब डायरेक्ट उसके पास पेशेंट अगर आ जा रहा है तो सबसे पहले क्या करना है, उस दवा को आइडेंटिफाई करना है जहां से हॉस्पिटल से, आइडेंटिफिकेशन ऑफ ड्रग ब्रॉट इनटू द हॉस्पिटल, ठीक है। दूसरा देखते हैं, ऑब्टेनिंग पेशेंट मेडिकेशन हिस्ट्री, मतलब कि जो पेशेंट की मेडिकेशन की हिस्ट्री है उसको भी हमको देखना है। अगला देखते हैं, असिस्ट इन सिलेक्शन ऑफ ड्रग पेशेंट, मॉनिटर पेशेंट टोटल ड्रग थेरेपी, पूरे ड्रग थेरेपी के बारे में मॉनिटरिंग करनी है, काउंसलिंग पेशेंट की करनी है, और पार्टिसिपेटिंग इन जो है कार्डियोपल्मोनरी इमरजेंसीज, अगर उसको ज़रूरत है तो कार्डियो या पल्मोनरी जो भी इमरजेंसी है वहाँ पर उसको पार्टिसिपेट करवाना है। अगला देखते हैं कि जनरल रिस्पॉन्सिबिलिटी क्या होती है हॉस्पिटल फार्मेसी में फार्मासिस्ट का, ठीक है। जनरल रिस्पॉन्सिबिलिटी क्या देखें, देखिए सबसे पहले है बेटा, इंश्योर दैट ऑल ड्रग आर हैंडल्ड प्रॉपरली, जितने भी ड्रग्स हैं वो उसको हमें हैंडल करना है प्रॉपरली। दूसरा क्या है, पार्टिसिपेट इन कार्डियोवैस्कुलर इमरजेंसीज। तीसरा क्या है, प्रोवाइड एजुकेशन एंड ट्रेनिंग फॉर द फार्मासिस्ट। ए मतलब कि आपकी ये जनरल रिस्पॉन्सिबिलिटी बन जाती है हॉस्पिटल फार्मेसी की कि एक तो इंश्योर दैट द ऑल ड्रग हैंडेड प्रॉपरली,
दूसरा क्या है, पार्टिसिपेट इन कार्डियोपल्मोनरी इमरजेंसी, उसमें भी उसको कार्डियक और पल्मोनरी डिजीज़ यानी कि लंग्स और हार्ट के डिजीज़ में इमरजेंसी में उसको बिल्कुल ट्रेंड किया जाए, ठीक है, पार्टिसिपेट कराया जाए। और प्रोवाइड एजुकेशन एंड ट्रेनिंग फॉर द फार्मासिस्ट, मतलब कि समय समय पर जो भी एजुकेशन और ट्रेनिंग की आवश्यकता हो उस आवश्यकता के अनुसार वो फार्मासिस्ट की ट्रेनिंग को कराया जाए, कंप्लीट कराया जाए। फिर आगे हम देखते हैं आउटडोर पेशेंट की रिस्पॉन्सिबिलिटी क्या होती है। इंडोर की तो आपने देख लिया, आउटडोर फार्मासिस्ट की रिस्पॉन्सिबिलिटी क्या होती है। देखिए इंडोर में तो मैंने आपको बता दिया, अब आउटडोर में चलिए स्टार्ट करते हैं। आउटडोर फार्मासिस्ट की रिस्पॉन्सिबिलिटी क्या है। आउटडोर फार्मासिस्ट की रिस्पॉन्सिबिलिटी देखिए, इसका भी सेंट्रलाइज्ड डिस्पेंसिंग एरिया होता है। क्या होता है, सेंट्रलाइज्ड डिस्पेंसिंग एरिया। और उसके क्या ऑब्जेक्ट होते हैं, क्या होते हैं, सबसे पहले देखते हैं। टू इंश्योर ऑल ड्रग स्टोर्ड एंड डिस्पेंस करेक्टली, सबसे पहले देखा हमने ये इंश्योर करना है कि सभी ड्रग जो है स्टोर किए गए हैं सही से और सही तरीके से डिस्पेंस किए गए हैं। अगला देखते हैं टू चेक एंड एक्यूरेसी ऑफ द डोजेज, सेम है, डोज का एक्यूरेसी को आपको चेक करना है। अगला देखते हैं प्रॉपर रिकॉर्ड को मेंटेन करना है। अगला देखते हैं प्रिपरेशन ऑफ द बिल, उसी तरीके से बिल का प्रिपरेशन करना है। कीप द फार्मेसी नीट एंड टीडी मैनर, मतलब बहुत अच्छा नीट एंड क्लीन रखना है आपको और एक सिस्टमेटिक मैनर से आपको रखना है, जो कि अल्फ़ाबेटिकली आप रखेंगे जब भी मेडिसिन को तो आपको और उसके रिकॉर्ड भी अच्छा रहेगा और बहुत अच्छे तरीके से आपको मिल जाएगा जब भी आप ढूंढते हैं। अब अगला देखते हैं पेशेंट केयर एरिया कैसा होगा। देखिए इंस्पेक्ट पीरियोडिकली मेडिकेशन एरिया, उसके बाद आइडेंटिफाई ड्रग ब्रॉट इनटू द हॉस्पिटल, मॉनिटरिंग ऑफ द ड्रग, काउंसलिंग ऑफ द पेशेंट, ये सारे चीज़ पेशेंट केयर एरिया में होने चाहिए। अगला देखते हैं, आप सभी को दिखाते हैं हम जनरल रिस्पॉन्सिबिलिटी क्या होती है। तो अगला देखा जाएगा जनरल रिस्पॉन्सिबिलिटी की बात करते हैं। इंश्योर दैट ऑल ड्रग आर हैंडल्ड प्रॉपरली, ये आपको सुनिश्चित करना है कि पूरे सारी ड्रग हैंडल्ड की जा रही है प्रॉपरली तरीके से, अच्छे तरीके से। पार्टिसिपेट इन कार्डियोवैस्कुलर इमरजेंसी, मतलब कि उस फार्मासिस्ट को जो है आप जो आउटडोर के लिए है उसको भी आप पल्मोनरी और कार्डियक की इमरजेंसी में आप उसको पार्टिसिपेट प्रोग्राम में कर रहे हैं कि नहीं कर रहे हैं, आपको पार्टिसिपेट करवाना पड़ेगा और करवाना चाहिए भी। प्रोवाइड एजुकेशन फॉर ट्रेनिंग फार्मासिस्ट, मतलब कि जो भी प्रोवाइड एजुकेशन एंड ट्रेनिंग फॉर द फार्मासिस्ट, मतलब कि एजुकेशन और जो फार्मासिस्ट के लिए जो विभिन्न प्रकार की ट्रेनिंग समय समय पर दी जाती है उसको ट्रेंड किया जाता है, उसमें उसको पार्टिसिपेट करना है। और क्या करना है, अगला है कोऑर्डिनेट ओवरऑल फार्मास्यूटिकल नीड टू द आउटडोर सर्विसेज। तो कोऑर्डिनेट ओवरऑल फार्मास्यूटिकल नीड्स ऑफ आउटडोर जो है सर्विसेज, इनके बारे में भी उसको कोऑर्डिनेशन करना है। तो आप सभी को आज हमने जो है हॉस्पिटल क्लिनिकल फार्मेसी के बारे में ये डिस्कस किया। ये वीडियो ये बहुत ही इम्पॉर्टेंट टॉपिक है और इसको आप ज़रूर देखें और इसको पढ़िए। इससे इतना क्वेश्चन ये 10 नंबर का आपके एग्ज़ाम में कई बार पूछा गया है, बार बार पूछा गया है और परीक्षा के दृष्टिकोण से ये बहुत ही महत्वपूर्ण है। थैंक यू क्लास, धन्यवाद।